जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें ग्रामीण परिवेश से हम आपको परिचय कराएंगे। देखिए, आपको पता है कि लेखपाल का एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है और आने वाले 19 जून को आपका पेपर है। और इस बीच में आपको एक मुख्य सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा, जिस सब्जेक्ट का नाम है ग्रामीण समाज। देखिए, इस ग्रामीण समाज के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा। इस ग्रामीण समाज के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और इन 25 क्वेश्चन जो होंगे, ध्यान से बाबू समझेंगे, यह 25 क्वेश्चन होंगे। इस 25 क्वेश्चन में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का होगा। 8 से 9 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का होगा। इनमें से लगभग 2 क्वेश्चन जो होंगे वह स्थानीय स्वशासन से होंगे। स्थानीय स्वशासन से होंगे, जिनमें बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बाकी जितने क्वेश्चन हैं, बाकी जो क्वेश्चन है, यह आपका इस टोटल सिलेबस से मिलेगा, ग्रामीण समाज से, या यूँ कह सकते हैं टोटल के टोटल जो 25 क्वेश्चन इसमें होंगे। और इसका एक अलग से चैप्टर का नाम दिया गया है ग्रामीण समाज। तो इसी वे में हम आज एक क्लास शुरू करने वाले हैं। पर डे आपको यह क्लास मिलेगा, लगभग 1 घंटे के आसपास क्लास होगा। इस 1 घंटे के क्लास में हम पूरी तरीके से सीख लेंगे कि किस प्रकार से हम ग्रामीण समाज के क्वेश्चन को करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस आप ध्यान से समझते रहेंगे, चुपचाप क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखिए, समझिएगा, और जो चीजें आपको लगे कि नोट करने वाला उसको नोट करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद की स्थापना कब होती है। देखिए, राजस्व परिषद की स्थापना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राजस्व परिषद की स्थापना कब होती है, यह हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, राजस्व परिषद की स्थापना की बात करूं तो सबसे पहला, ध्यान से सुनिए, सबसे पहला राजस्व परिषद की स्थापना होती है सन 1831 में। कब होती है जी? सन 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना होती है, सन 1831 में। याद रखिएगा कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, और याद रखिएगा इसमें 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। क्लियर? आपसे पेपर में पूछा जाएगा राजस्व परिषद की स्थापना कब होती है? सन 1831 में। कब होती है? 1831 में। इसमें 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। कितने न्यायिक सदस्य होते हैं? 7 न्यायिक सदस्य। देखिए, राजस्व परिषद क्या है? यह भूमि से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझिए। कृषि संबंधित विवाद को निपटाने हेतु सर्वोच्च संस्था है। कृषि संबंधित विवाद को निपटारा करने हेतु सर्वोच्च संस्था है, और इस सर्वोच्च संस्था का नाम है क्या? राजस्व परिषद। समझिएगा, कृषि से संबंधित जो भी मसला है, जो भी समस्या है, उस चीजों को निपटारा करने हेतु सबसे बड़ी संस्था का नाम बताइए? राजस्व परिषद। और इसी राजस्व परिषद की स्थापना होती है 1831 में। कब होती है? 1831 में। इस 1831 में इसकी स्थापना होती है। इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, 7 न्यायिक सदस्य। तो प्रश्न पूछे, राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7। याद रखिएगा, कितने सदस्य होते हैं? 7। यह राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में होती है। ध्यान से समझेंगे, जो राजस्व परिषद यह 2 भागों में है। कितने भागों में है? 2 भागों में। एक है राजस्व परिषद प्रशासनिक, और एक है राजस्व परिषद न्यायिक। ध्यान से सुन लीजिएगा बस, है ना। देखिए, राजस्व परिषद प्रशासनिक और दूसरा है राजस्व परिषद न्यायिक। थोड़ा बात करें सर, राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में होती है, 2 भागों में है। एक है राजस्व परिषद प्रशासनिक और दूसरा है राजस्व परिषद न्यायिक। क्या है? राजस्व परिषद न्यायिक। अब एक बात आप हमें बताइए, न्यायिक मतलब न्यायालय की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? न्यायालय की। और न्यायालय कहां पर है? इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद में। तो राजस्व परिषद न्यायिक वाला जो है, इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद में, जिसे आज के डेट में प्रयागराज कहते हैं। और प्रशासनिक का जो मुख्यालय यह कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है जी? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट बात करें तो राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या 7 होती है और प्रशासनिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2। और राजस्व परिषद का एक ही अध्यक्ष होता है। क्या होता है? एक ही अध्यक्ष होता है। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लीजिए, बस छोटा सा याद रखिए, राजस्व परिषद की स्थापना कब होती है? 1831 में। बस काम खत्म। 1831 में। 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक,
7 न्यायिक, 1 अध्यक्ष 2 प्रशासनिक 7 न्यायिक। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? दूसरा क्वेश्चन है बाबू ये, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? हाई कोर्ट मतलब क्या? आपको पता है कि पूरे भारत देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है और हम उत्तर प्रदेश वालों के लिए हाई कोर्ट है। तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1866 में। कब होती है जी? 1866 में। यह होती है आगरा में। यह कहाँ होती है? आगरा में। याद रखिएगा 1869 को इस हाई कोर्ट को इलाहाबाद में ला दिया जाता है। इलाहाबाद में ला दिया जाता है। कोई प्रश्न पूछे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। 1866 में। इस 1866 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1869 में इस हाई कोर्ट को इलाहाबाद ला दिया जाता है। और इसके पहले जज जो बनते हैं, पहले हाई कोर्ट के जो जज बनते हैं उनका नाम है वाल्टर मोर्गन। क्या नाम है जी? वाल्टर मोर्गन। क्लियर। वाल्टर मोर्गन। देखो बाबू, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में होती है। छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। जब स्थापना होती है तो यह हाई कोर्ट कहां पर था? आगरा में। 1869 से इलाहाबाद में है, यानी कि 1869 में इसे कहां ला दिया गया है? इलाहाबाद में ला दिया गया है। इसके पहले जो जज हैं वाल्टर मोर्गन। पहले जज का नाम क्या है? वाल्टर मोर्गन। छोटी छोटी बात इनफैक्ट याद रखिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जजों की संख्या वाला हाई कोर्ट अगर पूछे, सबसे ज्यादा जजों की संख्या किस हाई कोर्ट में है? तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में। सबसे ज्यादा जजों की संख्या किस हाई कोर्ट में है? उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में। लेकिन यहीं पर पूछ ले, सबसे ज्यादा न्यायिक क्षेत्र किस कोर्ट का बड़ा है? सबसे ज्यादा न्यायिक क्षेत्र किस कोर्ट का बड़ा है? तो लिखेंगे असम के हाई कोर्ट गुवाहाटी का। असम हाई कोर्ट किसके? गुवाहाटी का। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा न्यायिक क्षेत्र किसका बड़ा है? असम के हाई कोर्ट गुवाहाटी का। असम के हाई कोर्ट गुवाहाटी का न्यायिक क्षेत्र क्या है? सबसे बड़ा है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में आप समझ गए। 1866 1869 से इलाहाबाद में है। वर्तमान समय में भी कहाँ है? इलाहाबाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबंदी प्रक्रिया में, सुनिएगा, चकबंदी प्रक्रिया में कितने तरफ चकों का निर्माण होता है? समझिए, चकबंदी क्वेश्चन है। चकबंदी प्रक्रिया में कितने तरफ चक का निर्माण होता है? ले लेते हैं बाबू। चकबंदी प्रक्रिया में कितने तरफ चकों का निर्माण होता है? चकों का निर्माण होता है। समझिए, सबसे पहले तो हम इसको समझें कि यह क्या लिखा है? चकबंदी प्रक्रिया। क्लियर। देखो ना जरा ध्यान से देखना। चकबंदी प्रक्रिया, पूरी जानकारी यहीं पर एकत्रित कर लेते हैं, आगे पीछे कुछ भी नहीं पढ़ना, आपका चकबंदी यहीं पर क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू, यह चक है और यहां पर क्या है? बंदी। क्या है? बंदी। चक का मतलब होता है खेत और बंदी का मतलब होता है बांधना। खेत और बंदी का मतलब क्या होता है? बांधना। चक का मतलब होता है खेत और बंदी का मतलब क्या होता है? बांधना। खेत को बांधने की जो प्रक्रिया है, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े जो खेत होते हैं उनको एक जगह पर संयोजित करते हैं, एक जगह पर संयोजित कर दें, एक जगह पर संयोजित कर दें, उस क्रिया को क्या कहते हैं? चकबंदी। उस क्रिया को क्या कहते हैं? चकबंदी। और यह चकबंदी, ध्यान से समझिए, यह चकबंदी किनारे किनारे, जैसे मान लीजिए यहाँ खेत है, यहाँ खेत है, यहाँ खेत है, उन सभी खेत को एक में मिला दें, एक में मिलाकर बांध दें, और इसी बांधने की प्रक्रिया को बोलते हैं चकबंदी। बांधने के लिए रस्सा तो प्रयोग करेंगे नहीं, भयावह खेत है तो रस्सा बनाएगा नहीं, मेड़ा लगाते हैं। मेड़ लगाता है, किनारे किनारे क्या करेंगे? मेड़ लगाएंगे। यह मेड़ लगाने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? चकबंदी। क्या कहते हैं? चकबंदी। समझिए, प्रश्न कह रहा है चकबंदी प्रक्रिया में चक के, यहां पर छूट गया है, चक के कितने तरफ चकों का निर्माण होता है? जैसे मान लीजिए यह आपका खेत है, यह आपका खेत है, तो इसके चारों तरफ चकों का निर्माण होगा। अरे चारों तरफ से मेड़ होगा तबे ना पता चलेगा बाबू तोर खेत है, तो चारों तरफ चकों का निर्माण होगा। तो चकबंदी प्रक्रिया में कितने तरफ चकों का निर्माण होता है? चारों तरफ। क्या लिखेंगे? चारों तरफ या चारों ओर से। चारों तरफ या चारों ओर से चकों का क्या होता है? निर्माण होता है। चकबंदी, छोटे छोटे खेत जो हमारे बिखरे बिखरे खेत है, उन खेत को एक ही जगह पर बांधने की प्रक्रिया होती है चकबंदी। क्लियर है सर? ठीक है। तो चकबंदी प्रक्रिया में चारों तरफ चकों का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए,
बात करते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब लागू किया गया, अधिनियम कब लागू हुआ, तो देखना जरा, उत्तर प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं चकबंदी, याद करा दूंगा, गारंटी है, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ, चकबंदी, चौ से चकबंदी और चौ से चौवन, 1954। उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम 1954 में पारित हुआ। देख लो, चकबंदी, चौ से चकबंदी, चौ से चौवन, 1954। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ, सन 1954 में, सन 1954 में। यहाँ पर याद रखेंगे चकबंदी विभाग, देखिए चकबंदी विभाग का सबसे बड़ा, यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, चकबंदी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो वह होता है चकबंदी आयुक्त। क्या बोलते हैं उसे, चकबंदी आयुक्त। क्या बोलते हैं बाबू उसे, चकबंदी आयुक्त। और इसी चकबंदी आयुक्त के नीचे एक लेखपाल काम करता है जिसे बोलते हैं चकबंदी लेखपाल। क्या बोलते हैं जी, चकबंदी लेखपाल। समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अच्छी तरीके से एकदम समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि चकबंदी प्रक्रिया में कितने तरफ चकों का निर्माण होता है, मतलब खेत के कितने तरफ चकरोड या चक का निर्माण होता है, तो खेत के चारों तरफ चक का निर्माण होता है। आगे समझेंगे। चक प्लस बंदी, खेत छोटे छोटे खेत के टुकड़ों को बांधना ही क्या कहलाता, चकबंदी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम 4 से चकबंदी 4 से 54 1954 में पारित हुआ। चकबंदी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है चकबंदी आयुक्त, और इसी चकबंदी आयुक्त के नीचे होता है चकबंदी लेखपाल। चकबंदी लेखपाल, लेखपाल दो प्रकार के होते हैं, समझिए, एक होता है राजस्व लेखपाल, एक होता है चकबंदी लेखपाल। एक होता है राजस्व, एक होता है चकबंदी लेखपाल। तो चकबंदी लेखपाल की बात कर रहे हैं, क्या है जी, सबसे बड़ा चकबंदी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी चकबंदी आयुक्त, इन सेकंड नंबर पर आता है चकबंदी लेखपाल। कौन आता है, चकबंदी लेखपाल। अब यहां से दो प्रश्न और सुनिए, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, समझिए, है ना। देखिए चकबंदी के तहत किसके तहत, चकबंदी के तहत खेतों तक, खेत मतलब खेत क्या कहते हैं, चकों तक, खेत यानी कि चकों तक कृषि वाले साधन ले जाने के लिए, चकरोड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, चकरोड का निर्माण होता है। सब घोरे घूमे हैं, घोरे नहीं घूमे, चकरोडे साला घूम के हम लोग खूब घूमे हैं, आप भी घूमे होंगे, है ना। तो गाँव खेते चकरोड, बहुत चकरोड है, इसमें कौन सा सोचने का बात है। तो अगर कोई पूछे जो चकरोडवा किसके तहत बना है, चकबंदी के तहत। किसके तहत बना है, चकबंदी के तहत। देखो चकबंदी के तहत खेतों तक कृषि वाले साधन, ट्रैक्टर हो गया, पंपिंग सेट हो गया, मशीन हो गया, इनको ले जाने के लिए जिस रोड का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, चकरोड। क्या कहते हैं, चकरोड। चकबंदी के तहत कृषि वाले साधन ले जाने के लिए चकरोड का निर्माण करते हैं, इस कृषि वाले साधन में सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैक्टर। इसी कृषि वाले साधन में सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर की जो आवाज़ होती है वह 90 डेसिबल होती है। इसको मैंने क्लास में भी आपको बताया है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, ट्रैक्टर, और इस ट्रैक्टर की जो आवाज़ होती है वो कितनी होती है, 90 डेसिबल होती है। इसी चकबंदी प्रक्रिया में ध्यान से सुनिए, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि चकबंदी कितने साल में पुनः किया जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए पूछा जाएगा कि चकबंदी कितने साल में पुनः किया जाता है, चकबंदी कितने साल में पुनः किया जाता। देखिए ये देखो, अगर चकबंदी के बारे में आप अपने घर वालों से पूछेंगे, जो व्यक्ति बुजुर्ग होंगे, तो बहुत बेहतर ढंग से बता ले जाएंगे कि चकबंदी है क्या। मेरा प्रश्न है कि चकबंदी पुनः कब किया जाता है। देखिए चकबंदी कितने सालों में पुनः किया जाता है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कितने सालों के अंतराल पर चकबंदी होती है। किनारे के चकों को पूरा लेखपाल आते हैं, कानून को आते हैं, एसडीएम आते हैं, आराम से यह चकबंदी होती है। तो ये प्रश्न पूछा चकबंदी कितने सालों पर पुनः किया जाता है, तो चकबंदी 20 साल पर पुनः किया जाता है। कितने साल पर, 20 साल पर पुनः किया जाता है। याद रखिएगा, चकबंदी 20 साल पर पुनः किया जाता है, परंतु विशेष अवस्था, मतलब बहुत अवस्था पड़े, विशेष अवस्था में 10 साल पर भी कर सकते हैं। कितने साल पर भी कर सकते हैं, 10 साल पर भी कर सकते हैं। आमतौर पर जो चकबंदी है
वह 20 साल में होता है। आमतौर पर जो चकबंदी है वह 20 साल में किया जाता है। विशेष अवस्था पड़ने पर हम इसे 10 साल में भी कर सकते हैं। कितने साल में कर सकते हैं? 10 साल में कर सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चकबंदी से यह चीज़ें आपको पता होना चाहिए, पूरी बातें। 1954 में चारों तरफ चक्रोड का निर्माण होता है, ट्रैक्टर की वजह 90 डेसिबल, और साथ ही साथ 20 साल में चकबंदी होती है। 20 साल में चकबंदी होती है। आवश्यकता पड़ने पर, विशेष आवश्यकता पड़ने पर 10 साल में भी किया जा सकता है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खरवार जनजाति के बारे में। किसके बारे में? खरवार जनजाति। खरवार जनजाति कहाँ की है? खरवार जनजाति कहाँ की है? तो सर खरवार जनजाति, देखिए ध्यान से समझिए, खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन सकता है पेपर में। देखिए खरवार जो जनजाति है यह जो होती है देवरिया में, यह जो होती है देवरिया और मिर्जापुर में पाई जाती है। देवरिया और मिर्जापुर में पाई जाती है। मिर्जापुर में पाई जाती है। खरवार जो जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के देवरिया और मिर्जापुर में पाई जाती है। देखो बाबू, है ना, किताबों में आमतौर पर देखेंगे तो वहाँ पर देवरिया नहीं दिया है, समझिए बात को। खरवार जनजाति को अगर आप देखेंगे बुक में तो वहाँ पर देवरिया दिया ही नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो खरवार जनजाति है वह देवरिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? देवरिया में। क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आया तो वहाँ पर देवरिया को ही सही आंसर माना गया, तो वहाँ से आप याद रखिए कि जो खरवार जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है? देवरिया में। और देवरिया के साथ साथ कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर में। कहाँ पर? मिर्जापुर में। देखिए यह जनजाति का मूल स्थान, कोई पूछे इस जनजाति का मूल स्थान कहाँ है? इस जनजाति का मूल स्थान था बिहार के पलामू में। कहाँ पर था जी? बिहार के पलामू में। इस जनजाति का मूल स्थान था बिहार के पलामू में। इस चीज को याद रखिएगा, इस जनजाति का मूल स्थान था बिहार के पलामू में। वर्तमान में यह जनजाति देवरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। खरवार जो जनजाति है, खरवार जो जनजाति है, ध्यान से सुनिए, खरवार जो जनजाति है, खरवार जनजाति मिर्जापुर में, कहाँ पर? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में कर्मा नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य करती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। देखिए इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी ना, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी कि खरवार जनजाति मिर्जापुर में कर्मा नृत्य करती है। देखिए इधर ही हम लिखते हैं खरवार जनजाति। खरवार जो जनजाति है, खरवार जनजाति मुख्य रूप से कत्थे का उत्पादन करती है। कत्थे का उत्पादन करती है। कत्थे का उत्पादन करती है। खरवार जनजाति मुख्य रूप से किसका उत्पादन करती है? तो आप बताएंगे कत्थे का उत्पादन करती है। कत्थे का उत्पादन करती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो खरवार जनजाति है, खरवार जनजाति चंदेल शासकों के आक्रमण से यह जनजाति समाप्त हो गई। यह जनजाति समाप्त हो गई किसके आक्रमण से? चंदेल राजाओं के। चंदेल राजाओं के आक्रमण से। चंदेल राजाओं के आक्रमण से यह जनजाति समाप्त हो गई। क्लियर? तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी जनजाति है जो चंदेल राजाओं के आक्रमण से समाप्त हो गई, तो क्या बताएंगे? खरवार जनजाति। क्या बताएंगे? खरवार जनजाति। कत्थे के उत्पादन, पान वाला जो कत्था है उसके उत्पादन के लिए यह जानी जाती है खरवार जनजाति। मुख्य रूप से देवरिया और मिर्जापुर में पाई जाती है। मिर्जापुर में यह जनजाति कर्मा नृत्य करती है। यह जनजाति का मूल स्थान है बिहार के पलामू में यह जनजाति सबसे पहले देखने को मिली थी। खरवार जनजाति जो है यह वर्तमान में समाप्त हो गई। चंदेल शासकों के आक्रमण से यह जनजाति क्या हो गई? समाप्त हो गई। यह जनजाति समाप्त हो गई। और एक यहाँ से और एक प्रश्न आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक जनजाति जिसका नाम है महीगीर। क्या नाम है? महीगीर जनजाति। महीगीर जो जनजाति है, याद रखिएगा, महीगीर जनजाति है एकमात्र मुस्लिम धर्म को मानने वाली जनजाति है। एकमात्र मुस्लिम धर्म को मानने वाली जनजाति है। महीगीर जनजाति किस धर्म को मानती है? मुस्लिम धर्म को। कहाँ मिलती है जी? बिजनौर के क्षेत्र में। कहाँ मिलती है? बिजनौर के क्षेत्र में। मुस्लिम धर्म को मानने वाली जनजाति का नाम बताइए तो बोलेंगे महीगीरी जनजाति। कहाँ मिलती है? बिजनौर के क्षेत्र में। कहाँ मिलती है बाबू? बिजनौर के क्षेत्र में। क्लियर? इतनी बात एक बार मैं वीडियो की कंडीशन देखूँ, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, है ना। चलिए बढ़िया तो है सब, आप स्क्रीनशॉट लेने का काम करते रहेंगे और हम अपना पढ़ाने का काम करते रहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम प्रधान संबंधित चुनावों में, ग्राम प्रधान संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ग्राम प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन में याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, ग्राम प्रधान और जो भी सदस्य होते हैं, समझिए, ग्राम प्रधान और जो भी सदस्य होते हैं, है ना, उनके चुनाव के समय याचिका, यानी कि चुनाव के समय कह सकते हैं, अगर विवाद हो चाहे याचिका हो, उसकी सुनवाई कौन करेगा या उसका निपटारा कौन करेगा, इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ग्राम प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन हेतु याचिकाओं की सुनवाई या याचिकाओं का निपटारा कौन करता है, तो एसडीएम करता है। कौन करता है? एसडीएम। याद रखिएगा, उप जिला अधिकारी, डायरेक्ट याद रखिए, उप जिला अधिकारी। कौन करता है? ग्राम प्रधान संबंधित चुनाव का निपटारा कौन करता है? तो उप जिला अधिकारी करता है। कौन करता है जी? उप जिला अधिकारी करता है। एग्जैक्ट आप याद रखेंगे, है ना। हाँ, गर्मी का मजा लिया जाए और आप भी शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। कौन करता है? एसडीएम करता है। ठीक, अगर प्रश्न पूछे कि ग्राम प्रधान, सुनना जी, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने हेतु, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु मतलब एज कितना होना चाहिए? तो एज होना चाहिए 21 वर्ष। चाहे सदस्य का चुनाव लड़ना हो तो भी आपका एज होना चाहिए 21 वर्ष। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। अगर यहीं से पूछ दे कि पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है, महिलाओं का आरक्षण अगर पूछे तो 1/3 यानी कि 33% होता है। यह चीज़ें याद रखेंगे, 1/3 यानी कि 33% होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, कौन सुनवाई करता है? एसडीएम। कौन करेगा? एसडीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप सीखते जाएंगे, एकदम एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, या एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। कुछ भी इधर उधर की बात नहीं, फटाफट क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बस, बाकी कुछ नहीं। डायरेक्ट आप सीखेंगे, दिमाग में घुसाएंगे। अगर घुस गया तो ठीक है, नहीं घुसा तो ठोक ठाक के घुसाइए, लेकिन घुसाइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है कि पड़ताल क्या है? पड़ताल किसके द्वारा होती है? समझते हैं जी। पड़ताल किसके द्वारा होती है? पड़ताल शब्द है ना, पड़ताल कौन करता है? पड़ताल कौन करता है? आइए समझ लेते हैं, है ना। पड़ताल कौन करता है? तो सबसे पहली बात कि पड़ताल जो होता है ना, यह पड़ताल करता है, लेखपाल करता है। कौन करता है? लेखपाल करता है। पहला पॉइंट है, यह पड़ताल जो होता है यह कौन करता है? लेखपाल करता है। कौन करता है जी? लेखपाल करता है। कौन करता है सर? लेखपाल करता है। इसी लेखपाल को पहले हम लोग बोलते थे पटवारी। क्या बोलते थे? पटवारी। क्या बोलते थे? पटवारी। इसी पटवारी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? लेखपाल। और यह परिवर्तित किसने किया? तो चौधरी चरण सिंह जी ने, इन्होंने क्या किया? इनका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? लेखपाल कर दिया। आपसे मेरा प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह से संबंधित 2-3 बातें बताइए, और यहां से आप बताइए कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम क्या है? इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? जल्दी बताइए। चलिए देखिए, पड़ताल कौन करता है? तो लेखपाल सर करता है। कौन करता है? लेखपाल करता है। कोई समस्या नहीं सर। लेखपाल को पहले बोलते थे पटवारी, पटवारी का नाम परिवर्तित करवा दिया चौधरी चरण सिंह ने। वर्तमान समय हम उसको लेखपाल के नाम से जानते हैं। हो गया काम खत्म। नेक्स्ट देखें, जरा ध्यान से सुनिए क्या है, समझिए। देखिए, पड़ताल का मतलब क्या होता है? लेखपाल देखिए आपके खेतों की जानकारी रखता है, और उस खेतों की जानकारी रखते कि कौन सी फसल कब बोई गई, कौन सी फसल पर क्या घटना हुआ, किस फसल पर उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, किस फसल पर रोग क्या हुए क्या नहीं हुए, इन सब का। देखिए, आपकी फसल जल जाती है तो भी लेखपाल आता है, खेत धरा दिए हैं, बगल का गाँव जल गया तो भी लेखपाल आता है, फसल आपकी जल गई तो भी लेखपाल आता है, ओला ज्यादा पड़ गया, फसल खराब हो गई तो भी लेखपाल आता है। मतलब लेखपाल जो होता है यह पड़ताल करता है। पड़ताल का मतलब पूरा डेटा कलेक्ट करता है, पूरा डेटा कलेक्ट करता है कि क्या क्या घटना घटित हो रही है, क्या क्या घटना घटित हो रही है, इसी का कलेक्शन कौन करता है? लेखपाल करता है। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। देखिए, लेखपाल जो होता है, एक मिनट, चले जी, बस थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है बाबू, है ना। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए, देखिएगा, है ना। यहाँ देखिए,
ठीक है। देखिए तो लेखपाल क्या करता है, पड़ताल अपना तैयार करता है। ठीक है, लेखपाल जो है साल में 3 पड़ताल तैयार करता है। लेखपाल जो है एक साल में 3 बार पड़ताल करता है। कितनी बार पड़ताल करता है, 3 बार पड़ताल करता है। कितनी बार पड़ताल करता है सर, एक साल में कह सकते हैं यह 3 बार पड़ताल करता है। देखिए हमारे पास खेती होती है खरीफ की, उसके बाद रबी की, अरे खरीफ मतलब खरोर, और खरोर किस में पाया जाता है, धान में, धान में। रबी मतलब क्या होती है, गेहूं की फसल, और उसके बाद आती है जायद की फसल। उसके बाद क्या आती है, जायद की फसल। इन सभी फसलों के बारे में लेखपाल पता करता है, इस फसल का टोटल डेटा कलेक्शन करता है लेखपाल, और उसी को हम बोलते हैं पड़ताल। पड़ताल करने का काम कौन करता है, लेखपाल। कौन करता है, लेखपाल। देखिए सबसे लेखपाल साल में 3 पड़ताल करता है। सबसे पहले जो पड़ताल होती है वह खरीफ के फसल की पड़ताल होती है, और यह होती है 10 अगस्त से। इसे बोलते हैं प्रथम पड़ताल, इसे बोलते हैं प्रथम पड़ताल। दूसरी जो पड़ताल होती है वह रबी के फसल की होती है, और यह होती है 1 जनवरी से, क्योंकि गेहूं जनवरी के आसपास बोया जाता है। जनवरी के आसपास यह गेहूं होता है, होता नहीं मतलब जनवरी के आसपास गेहूं का समय होता है, और इसे बोलते हैं द्वितीय पड़ताल। और तीसरा जो पड़ताल होता है वह 1 मई से होता है, इसे बोलते हैं तृतीय पड़ताल। क्या बोलते हैं जी, तृतीय पड़ताल। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए अगर कोई प्रश्न पूछे कि पड़ताल कौन करता है, तो पड़ताल बाबू लेखपाल करता है। सबसे पहला पड़ताल होता है 10, सबसे पहला पड़ताल होता है 10 अगस्त से। पहला पड़ताल, प्रथम पड़ताल 10 अगस्त से होता है। दूसरा पड़ताल जो होता है वह 1 जनवरी से होता है। तीसरा पड़ताल होता है 1 मई से होता है। यानी कि टोटल 3 पड़ताल करता है। कितने पड़ताल करता है, 3 पड़ताल करता है। पड़ताल मतलब फील्ड में जाता है, और फील्ड में जाकर, खेत में जाकर, खेत के अगल बगल सिवान में जाकर पूरा का पूरा डाटा कलेक्शन करता है। इसी डाटा कलेक्शन को नोन एज नोन क्या कहते हैं, पड़ताल। क्लियर। आगे देखिए सबसे पहली पड़ताल होती है खरीफ की फसल की, याद रखिएगा 10 अगस्त से। खरीफ की फसल की होती है 10 अगस्त से। रबी के फसल की होती है 1 जनवरी से, और जायद की फसल की होती है 1 मई से। तो प्रथम पड़ताल कब प्रारंभ होता है, 10 अगस्त से। तो पिछली बार यही क्वेश्चन पूछ दिया, प्रथम पड़ताल कब से प्रारंभ हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, तो लिखेंगे 10 अगस्त से। 10 अगस्त से प्रथम पड़ताल प्रारंभ होता है। क्लियर ना। चलो शाबाश, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ना, देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है PATIS, PATIS ऐप, PATIS ऐप या सॉफ्टवेयर कब जारी किया गया, कब जारी किया गया। तो देखो बाबूजी, देखो ध्यान से। PAT का मतलब पटवारी, आई से मतलब इंफॉर्मेशन, यस से मतलब सेंटर। देखना PAT पटवारी इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर, पटवारी इंफॉर्मेशन सेंटर, पटवारी इंफॉर्मेशन सेंटर। PAT मतलब पटवारी, आई सी इंफॉर्मेशन, यस से सेंटर। पटवारी इंफॉर्मेशन सेंटर ऐप या सॉफ्टवेयर जारी किया गया सन 2005 में। सन 2005 में जारी किया गया लेखपाल के कामों की सहायता करने के लिए, लेखपाल के कामों की ऑनलाइन सहायता। तो PATIS पटवारी इंफॉर्मेशन सेंटर, पटवारी इंफॉर्मेशन सेंटर कब यह ऐप जारी किया गया, कब यह सॉफ्टवेयर जारी किया गया, तो बोलेंगे सन 2005 में, लेखपाल के कामों को थोड़ा सा ऑनलाइन करने के लिए। आज के डेट में आपको पता है कि लेखपाल हो चाहे कोई भी विभाग हो, उसका काम मैक्सिमम काम पूरा का पूरा काम कैसा है, ऑनलाइन है। क्लियर। आई थिंक ये बातें आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है लेखपाल की नियुक्ति पहली बार कब की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। लेखपाल की नियुक्ति पहली बार कब की गई। लो बाबू क्वेश्चन है लेखपाल की नियुक्ति पहली बार कब की गई। बढ़िया सा क्वेश्चन, लेखपाल की नियुक्ति पहली बार कब की गई। तो समझते हैं, ध्यान से समझिए। लेखपाल की नियुक्ति की मैं बात करूं, ध्यान से समझना। लेखपाल की नियुक्ति, गांव-गांव में लेखपाल की नियुक्ति पहली बार कब की गई, यह प्रश्न आपसे पूछा है। अगर वो ऐसे पूछे कि लेखपाल की नियुक्ति, देखना जरा, लेखपाल की नियुक्ति कब की गई, तो ध्यान से समझिए। सन 1918 में लेखपाल की नियुक्ति की गई। गाँव-गाँव में लेखपाल की नियुक्ति की गई। लेखपाल की नियुक्ति की गई। लेखपाल की नियुक्ति की गई। अच्छा, 1918 जो समय था यह ब्रिटिश सरकार का था, यानी कि ब्रिटेन वाले हमारे ऊपर राज कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार का समय था 1918। जो लेखपाल था यह ब्रिटिश सरकार ने इसको नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया, ब्रिटिश सरकार ने इसको क्या किया, नियुक्त किया।
ब्रिटिश सरकार ने इसको क्या किया, नियुक्त किया। और यह जो लेखपाल होता था उस समय, लेखपाल जो होता था वह काम क्या करता था, गाँव की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देता था, ब्रिटिश सरकार को देता था। समझिए इस बात को। जो लेखपाल होता था उस समय यह गांव-गांव घूम कर यह कलेक्शन करता था, डेटा का कलेक्शन करता था, यूं कहें पड़ताल करता था कौन सी फसल ज़्यादा हुई, किसके पास फसल ज़्यादा हुई, और उस सारे फसलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देता था। और उसी पर ब्रिटिश सरकार अपना क्या करती थी, टैक्स लगाती थी। क्या करती थी, टैक्स लगाती थी। तो लेखपाल की नियुक्ति सन 1918 में, याद रखिएगा, लेखपाल की नियुक्ति सन 1918 में, भूलेंगे नहीं ना, नहीं है ना। देखिए लेखपाल की नियुक्ति, बस इतना बात याद रखना, सन 1918 में क्या हुई, लेखपाल की नियुक्ति हुई है। यहीं से अगर मैं पूछ दूं 1918 याद रखिए, 1919 भी याद रखिए, 1919 भी याद रखिए। 1919 में पहली पशु जनगणना हुई, पहली पशु गणना हुई। 1919 में पहली पशु गणना हुई, 1919 में पहली पशु गणना हुई। इस चीज़ को याद रखिएगा। 20वीं पशु गणना जो है आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं, 20वीं पशु जो गणना है यह 2018 में हुई है। कब हुई है, 2018 में। पहली पशु जनगणना कब हुई, 1919 में। पहली पशु गणना कब हुई, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर। अच्छा यहीं पर एक बात और याद रखेंगे, यहीं पर एक बात और याद रखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास में एक व्यक्ति था, नाम था टोडरमल। क्या नाम था, टोडरमल, याद रखेंगे। मध्यकालीन इतिहास में एक व्यक्ति था टोडरमल, यह याद रखेंगे बाबू। यह इसका जन्म हुआ था लहरपुर में। कहाँ पर हुआ था, लहरपुर। यह पड़ता सीतापुर जिले में। कहाँ पर पड़ता है, सीतापुर जिले में। और यह सीतापुर जिला जो है लखनऊ के पास है। आंखों के लिए मतलब नेत्र जांच के लिए महत्व, नेत्र जांच के लिए बेस्ट स्थान है। ध्यान से सुन लेना जरा, ध्यान से। तो देखिए यहीं पर आपको याद रखना है, एक व्यक्ति था टोडरमल। व्यक्ति का नाम क्या था, टोडरमल। यह टोडरमल जो था इसका जन्म हुआ था लहरपुर। लहरपुर पड़ता सीतापुर जिले में। सीतापुर लखनऊ के पास पड़ता है। और यहाँ पर नेत्र, सीतापुर जो है नेत्र जांच के लिए बेस्ट जगह है, बेस्ट जगह है। यह जो टोडरमल था यह मध्यकाल में मतलब अकबर के समय में यह दीवान के पद पर था। कैसे पद पर था, दीवान के पद पर था, दीवान के पद पर था। और दीवान के पद पर होने का मतलब क्या है सर, दीवान के पद पर होने का मतलब यह है कि उस समय का वित्त मंत्री था। आज के डेट का क्या था, वित्त मंत्री था, है ना, वित्त मंत्री था। इसने भूमि के सुधार के लिए दहसाला व्यवस्था का उत्पादित किया, दहसाला व्यवस्था लागू किया, दहसाला व्यवस्था क्या किया, इसने लागू किया। भूमि सुधार हेतु इसने, किसने, टोडरमल ने दहसाला व्यवस्था को इसने क्या किया, लागू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा चीज याद रखिएगा, ठीक है, छोटा सा चीज इसको याद रखेंगे फटाफट। देखिए कोई चीजें एक बार मैं देख लूँ, हर एक चीजें बेहतर ढंग से चल रहा है कि नहीं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलिए सब चीज एकदम सही जा रहा है तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ पुनर्वास परियोजना या कछुआ संरक्षण केंद्र। कछुआ पुनर्वास केंद्र या कछुआ संरक्षण केंद्र। कछुआ संरक्षण केंद्र यह कछुआ पुनर्वास परियोजना है जी। परियोजना कहां पर है, देखिए दो बातें समझिए। यहीं पर आपसे पूछ दे मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर है, यह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर है, मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर है। भारतीय पशु चिकित्सालय कहां पर है, भारतीय पशु चिकित्सालय कहाँ पर है ना। भारतीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भारतीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। यहीं से पूछ दे कि भारतीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। चलो जी फटाफट इसका आंसर बताएंगे। देखिए कछुआ पुनर्वास परियोजना यानी कि एक बात बताइए, देख रहे हैं एक सिलेक्शन के लिए हमें साला कछुआ के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, भैंसी के बारे में, कुकुरे के बारे में, सियारे के बारे में सारे के पढ़ना पड़ रहा है एक सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट आप इस चीज को समझिए। भेड़ बकरी कुत्ता कुतिया गोबर गबरा के बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है यार, सोच लीजिए। गोबर के भी बारे में पढ़ते हैं, साल गोबरे से कौन सा गैस निकलता है ये भी हम पढ़ते हैं। बायो प्लांट हम यूज कर मतलब बायोमास हम यूज करते हैं, या यूँ कहें कि गोबर गैस प्लांट के बारे में फर्जी चीजें, मतलब हद है ऐसी चीजें हमें पढ़ना पड़ रहा है बस एक सिलेक्शन के लिए। एक सिलेक्शन
ओकरे बाद जय श्री राम, कापी किताब किनारे। आइए समझते हैं, पढ़ो क्या करना है। कछुआ पुनर्वास, है ना, कछुआ पुनर्वास या कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है, या कछुआ पुनर्वास परियोजना कहाँ पर चल रही है, या कछुआ का संरक्षण करके उनको पुनर्वास देंगे, उनके लिए अनुकूल वातावरण प्रेषित करेंगे कि वो अपना आराम से प्रजनन करें और अपनी संख्या को वृद्धि करें, अपनी संख्या को क्या करें, वृद्धि करें। तो कछुआ पुनर्वास, कछुआ से जब भी प्रश्न बने ना जी, कछुआ हमेशा याद रखे वाराणसी। कहाँ पर, वाराणसी। बस इतना बात याद रखे, कछुआ से कुछ प्रश्न बने हमेशा आंसर आप बनारस करेंगे, वाराणसी करेंगे, हमेशा आंसर आप क्या करेंगे, वाराणसी करेंगे। इस चीज को आप अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे, क्लियर। इस चीज को हमेशा अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट मयूर संरक्षण, सुनना जरा, नेक्स्ट है मयूर संरक्षण केंद्र। आप देखो मयूर संरक्षण केंद्र क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए सबसे पहली बात हम इसकी बात करते हैं मोर और की। किसकी बात करते हैं जी, मोर की। तो आप हमें एक बात बताइए, साला मोरे के बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है ना। अभी बोला ना कि एक सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोर के बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है। मोर का एक चीज बताइए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मोर, देखें मोर, जितने भी जीवन जगत हैं, उनमें पुरुष स्मार्ट होते हैं महिलाओं की अपेक्षा। मतलब जितने भी जानवर हैं उसमें पुरुष स्मार्ट होते हैं महिलाओं की अपेक्षा, केवल पुरुषों को छोड़कर, मतलब मेल को छोड़कर फीमेल स्मार्ट होती हैं हम लोगों में। बाकी जितने भी धरती पर जानवर हैं, जितने भी धरती पर जो भी है, उसमें क्या होता है, जो मेल होता है वह स्मार्ट होता है और जो फीमेल होती है वह नॉन स्मार्ट होती है। समझिए बात को। और हम लोगों में देखेंगे तो हम लोगों में फीमेल स्मार्ट होती है और लड़का साला जल्लाद रहेगा, है ना। अब आइए इसको समझिए। देखिए अगर आप मोर को देखेंगे ना, मोर को तो पूरा भोर दही ओकरे आराम से मोर पंख उंख रहेगा, यानी कि मोर जो है मेल है, ओकरे भोर दही मोर पंख उंख रहेगा। लेकिन मोरनी को देखेंगे ना तो साला मोरनिया के पोची ओची सब गायब रहेगा, कुछ रहबा नहीं करेगा। तो मोरनी क्या हो गई, फीमेल हो गई। अब भैंसा को देख लिया, साला भोर दही कितना भयानक होकर शरीर रहता है। हाँ, भैंसी को देख लिया चुचकल रहेगी, है ना। समझिए इस बातों को। तो यहां पर हमारा प्रश्न है कि मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। देखो बाबू, मयूर की बातें आप ऐसे याद रखिए। मयूर उयूर कौन लगाकर, मोर पंखों को कौन लगाकर चलता था, कृष्ण भगवान लगाकर चलते थे। और कृष्ण भगवान किस क्षेत्र के थे, मथुरा यानी कि वृंदावन क्षेत्र के थे। तो मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर है जी, वृंदावन में। कहां पर, वृंदावन में। मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर है, कहां पर, वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सालय कहां पर है। तो भारतीय पशु चिकित्सालय की हम बात करें, भारतीय पशु चिकित्सालय बताएंगे, जल्दी बताइए। भारतीय पशु चिकित्सालय कैसे याद रखेंगे कि देखो इस चीज को समझो, इस चीज को, भारतीय पशु चिकित्सालय की बात करते हैं तो आप एक आंसर आप हमें बताइए, आप हमें आंसर बताइए कि पशुओं को इज्जत चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे बताओ यार, आप समझ रहे, केवल इंसानों को इज्जत चाहिए, पशुओं को भी इज्जत चाहिए, स्वाभाविक बात है। तो भारतीय पशु चिकित्सालय इज्जत नगर में है। कहां पर है, इज्जत नगर। यह इज्जत नगर पड़ता है बरेली में। कहां पर पड़ता है, बरेली में। कहां पर पड़ता है, बरेली में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है। भारतीय बकरी, तो मखदुम पड़ता है मथुरा में। मखदुम, मथुरा, याद कर लीजिएगा। इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप याद करते रहिए, क्लियर है। चलो शाबाश। नेक्स्ट फटाफट इसको लिखेंगे, फटाफट इसको लिखेंगे, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिखेंगे क्या, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लिखेंगे क्या, जल्दी लीजिए। चलो जी नेक्स्ट, शाबाश। आगे, भारतीय भेड़ अनुसंधान बीकानेर में है। भारतीय भेड़ अनुसंधान कहां पर है, बीकानेर में। लिख लेंगे, भारतीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बीकानेर में। वृंदावन में है मयूर अनुसंधान, वृंदावन में है मयूर अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चले बढ़े आगे। यहां देखिए तो हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग है खसरा। क्या है, खसरा, इंपॉर्टेंट खसरा, है ना, क्या है। और यहां पर मैं लिख देता हूं खतौनी। यह दोनों बातें आप याद रखेंगे, खसरा और क्या, खतौनी। अच्छी तरीके से दो चीज आप याद रखेंगे। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं शजरा। क्या मैं लिख दे रहा हूं, शजरा, शजरा,
दिख रहा है, एक बार मैं देख लूं। शजरा क्या है, या तीनों चीजों को समझेंगे। शजरा, चलो दिख तो रहा है। देखिए सबसे पहले छोटा सा सजरा है, इसको निपटा लेते हैं। शजरा जो होता है यह नक्शे को कहते हैं। किसको कहते हैं? नक्शा को कहते हैं। सजरा जो होता है किसको कहते हैं? नक्शा को कहते हैं। मुख्य महत्वपूर्ण बातें क्या है? सजरा किसे कहते हैं? नक्शा को, है ना। यह जो सजरा है ये इसको तैयार कौन करता है? सर लेखपाल तैयार करता है। कौन तैयार करता है? लेखपाल तैयार करता है। पूरे गांव का, पूरे जिस गांव का लेखपाल रहेगा पूरे गांव का सजरा तैयार रखेगा। पूरे गांव का सजरा तैयार रखेगा अपने पास, रखेगा अपने पास। और यह जो सजरा है यह कपड़े पर बना होता है। किस पर बना होता है? कपड़ा पर बना होता है। यह जो सजरा है वह किस पर बना होता है? यानी कि यह जो नक्शा है, गांव का नक्शा है, किस पर बना होता है? कपड़े पर बना होता है। इस चीज को याद रखिएगा। गांव का जो नक्शा है किस पर बना होता है? कपड़े पर बना होता है। इस चीज को याद रखेंगे। यानी कि इस सजरे में गांव प्लस खेत का वर्णन होता है। गांव प्लस खेत का क्या होता है? वर्णन होता है। और नंबर के माध्यम से नंबर लिखा होता है और इसी नंबर के माध्यम से बता दिया जाता है कौन सा खेत कहां पर है। इसी नंबर के माध्यम से बता दिया जाता है कौन सा खेत कहां पर है। इसी नंबर के माध्यम से बता दिया जाता है कौन सा खेत कहां पर है। क्लियर? चलो, तो सजरा एक प्रकार का नक्शा होता है, लेखपाल तैयार करता है। पूरे गांव का सजरा तैयार रखता है, खेत क्या रखता है और अपने पास रखता है। किस पर? सजरा किस पर बना होता है? कपड़े पर बना होता है। और गांव के खेत का नंबर होता है और उस नंबर को देखकर बता देता है कौन सा खेत फलाने का है, कौन सा खेत किसका है, ये बता देता है फटाफट। आगे आते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट है खसरा। देखिए खसरा होता है, खसरा क्या होता है अच्छी तरीके से समझिए। देखिए खसरा जो होता है यह फसलों का ध्यान से समझिए। खसरा जो होता है फसलों का वार्षिक विवरण होता है। किसका? फसलों का वार्षिक विवरण होता है। वार्षिक विवरण होता है, समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। वार्षिक विवरण होता है, कहने का मतलब व्यक्ति अपने खेत पर कौन कौन सा फसल उगाता है। इस फसल का साल भर में वार्षिक विवरण जो होता है वह क्या होता है? खसरा। यानी कि कह सकते हैं व्यक्ति के खेत प्लस फसलों का विवरण। फसलों का जो विवरण होता है, फसलों का विवरण क्या कहलाता है? खसरा कहलाता है। मतलब व्यक्ति का खेत कितना है और उसमें कौन कौन से फसल कब कब उगाया जा रहा है, उसका जो टोटल विवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? खसरा। उसे हम क्या कहते हैं? खसरा। इस चीज को याद रखिएगा कि व्यक्ति के खेत प्लस उस फसलों का विवरण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खसरा। एक चीज याद रखिएगा, खसरा जो होता है प्रत्येक साल तैयार होता है। खसरा प्रत्येक साल तैयार किया जाता है। खसरा प्रत्येक साल तैयार किया जाता है। खसरा जो होता है प्रत्येक साल तैयार होता है। यहीं पर मैं खतौनी की बात करूं, यह 6 साल में तैयार होता है। 6 साल में एक बार तैयार होता है। इस चीज को समझिए। जो खसरा होता है प्रत्येक साल तैयार होता है, लेकिन जो खतौनी जो होता है वह 6 साल में एक बार तैयार होता है। जो खतौनी होता है 6 साल में एक बार तैयार होता है। यहीं पर आगे समझते हैं कि फसलों का विवरण और व्यक्ति के खेत का विवरण क्या कहलाता है? खसरा कहलाता है। खसरा प्रत्येक साल में तैयार होता है। प्रत्येक साल में तैयार। ख बनाने आएगा आपको? ख मतलब खरगोश। ख बनाइएगा, ख ऐसे बनेगा। यानी कि खसरा में 21 खाना होता है। खसरा में खानों की संख्या कितनी होती है? 21। ध्यान से समझ लीजिएगा। खसरा में अगर कोई पूछे खानों की संख्या कितनी होती है? 21। थोड़ा सा मिटा दूं, खसरा में खानों की संख्या कितनी होती है? 21। यहां मैं मिटा देता हूं, ध्यान से समझिए। खसरा की अगर बात कोई पूछे, खसरा में खाने की संख्या, खसरा में कुल खाना कितने होते हैं? तो खाना की संख्या 21 होती है। ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं आपको 22 भी बताया जाएगा, नो डाउट, लेकिन समझिए खसरा में खाने की संख्या कितनी होती है? 21। अगर 21 ना ऑप्शन में दे तब लगाएंगे 22। तो खसरा में खाने की संख्या कितनी होती है? 22। ध्यान से 21 और 22। खसरा में खाने की संख्या कितनी होती है? 21 और 22। 21 और 22। रियल में 21 है, अगर 21 ना दे तो क्या लगा देंगे? 22। क्या लगा देंगे? 22। तो खसरा में खाने की संख्या बोलो सर कितनी? 21। वेरी नाइस। कितनी होती है? 21 या 22। देखिए 2020 में डिजिटल खसरा तैयार किया गया। डिजिटल खसरा
तैयार किया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा, 2020 में डिजिटल खसरा तैयार किया गया और इस डिजिटल खसरा में कुल 46 खाने हैं। कुल कितने खाने हैं? 46 खाने हैं। कुल 46 खाने हैं। डिजिटल खसरा में कुल कितने खाने हैं? 46 खाने। इसी में अगर आपसे पूछ दे कि आरसी पत्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनबे नहीं किए होंगे। आरसी पत्रक क्या होता है? तो एक खसरा है, खसरा, लेकिन कैसा खसरा है? डिजिटल खसरा है। कैसा खसरा है जी? डिजिटल खसरा है। और इसी डिजिटल खसरे को हम बोलते हैं आरसी पत्रक। क्या बोलते हैं? आरसी पत्रक। यह भी 2020 में जारी किया गया। आरसी पत्रक डिजिटल खसरा है, डिजिटल खसरा है आरसी पत्रक। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। सर खतौनी भी बता दो, इतना बता रहे हो तो खतौनी भी सुन लो बाबू। क्या है खतौनी? क्या होता है? व्यक्ति के जमीन यानी कि खेत का मालिकाना हक बताता है। मालिकाना हक बताता है, हक बताता है, मालिकाना हक बताता है। यानी कि व्यक्ति के पास कुल कितने खेत हैं, कुल कितने खेत हैं, व्यक्ति के पास कुल कितने खेत हैं, इसके बारे में कौन बताता है? खतौनी बताता है। खतौनी यानी कि कुल खेत का मालिकाना हक बताता है। मालिकाना हक बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? खतौनी। यानी कि किसी व्यक्ति के पास टोटल कितने खेत हैं। शादी ब्याह होता है, पूछते हैं वो बता कितना खेत है, तो कह दीजिए कर खतौनी निकलवा कर देख लो कितने खेत हैं। शादी विवाह के समय खेत पूछा जाता ना, तो खतौनी मतलब वो खतौनी के बारे में पूछते हैं, खतौनी बता अपन। तो खतौनी क्या होता है? किसी व्यक्ति के टोटल खेत का जो वैल्यू होता है उस किस में लिखा गया होता है? खतौनी में। तो व्यक्ति के पास कुल खेत खतौनी में लिखा होता है। किस में लिखा होता है? खतौनी में। यानी कि खतौनी व्यक्ति के कुल खेत का मालिकाना हक बताता है। व्यक्ति के कुल खेत का मालिकाना हक कौन बताता है? खतौनी बताता है। कौन बताता है? खतौनी। और खतौनी याद रखिएगा 6 साल में एक बार बनता है। प्रत्येक 6 साल में एक बार, और खसरा हर साल बनता है। यहीं पर मैं बात करूं कि खतौनी में खानों की संख्या भी लिख लो। खतौनी में खानों की संख्या, तो खतौनी में खानों की संख्या या तो 13 होती है या तो 14। खतौनी में खानों की संख्या या तो 13 होती है या तो 14, या तो 13 होती है या तो 14। रियल किसको मानेंगे? सर रियल में 13 मानेंगे। रियल में क्या मानेंगे? 13। तो खतौनी में खानों की संख्या कितनी होती है? 13। खतौनी प्राप्त करते हैं तहसील द्वारा। खतौनी किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? तहसील द्वारा खतौनी प्राप्त करते हैं। कुछ न्यूनतम शुल्क देकर तहसील के द्वारा हम खतौनी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा बहुत न्यूनतम शुल्क लगता है और उस शुल्क से हम खतौनी क्या कर सकते हैं? तैयार मतलब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रांक शुल्क क्या होता है और किस पर निर्भर करता है? देखिए मुद्रांक शुल्क क्या होता है, किस पर निर्भर करता है। छोटी सी बातें हैं और है ना, आई थिंक ये क्लास आपको एकदम बेहतर लग रहा होगा जहां तक मेरी जानकारी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रांक शुल्क क्या होता है। चलो जी छोटा सा ही क्वेश्चन बचा है, मुद्रांक शुल्क क्या होता है। मुद्रांक शुल्क क्या होता है ना। मुद्रांक शुल्क क्या होता है समझिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, भूमि के कब्जे या मालिकाना हक में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ना। देखिए मुद्रांक शुल्क क्या होता है, देखिए इसे बोलते हैं स्टंप पेपर। क्या बोलते हैं? स्टंप पेपर। बोलिए हाँ कि ना। इसे क्या बोलते हैं? स्टंप पेपर। आपने सुना होगा, बताइए सुने हैं कि नहीं। मुद्रांक शुल्क मतलब स्टंप पेपर। स्टंप पेपर यानी कि जब भी किसी खेत को खरीदा बेचा जाता है तो स्टाम्प पेपर की आवश्यकता पड़ती है। और स्टाम्प पेपर कम खेत रहेगा तो कम पैसा का लगेगा, ज़्यादा खेत रहेगा तो ज़्यादा पैसा का लगेगा, कम खेत रहेगा तो कम पैसे के, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा पैसे का लगेगा। वही पूछा है मुद्रांक शुल्क क्या है। तो मुद्रांक शुल्क का मतलब स्टाम्प पेपर, यह भूमि के आकार के हिसाब से लगता है। यह भूमि के आकार के हिसाब से
लगता है, भूमि के आकार के हिसाब से लगता है। स्टाम्प पेपर, मुद्रांक शुल्क मतलब स्टाम्प पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि व, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि व कृषि संबंधित कार्य, कृषि संबंधित कार्य, कृषि संबंधित कार्य किस सूची के विषय हैं, किस सूची के विषय हैं। देखिए हमारे पास 3 प्रकार की सूची है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक होती है संघ सूची। कोई बच्चा मना नहीं करेगा, हमारे पास 3 प्रकार की सूची है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची जिसे संघ सूची कहते हैं, और उस एक और होती है जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो पूछा है कृषि जो है, कृषि किस प्रकार, हमेशा याद रखिएगा कि कृषि चाहे गांव से संबंधित कोई भी बात हो, हमेशा राज्य सूची का विषय होता है। किसका विषय होता है? राज्य सूची का विषय होता है। तो कृषि किसका विषय है जी? राज्य सूची का विषय है। कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि के कब्जे, भूमि के कब्जे चाहे मालिकाना हक में परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन क्या कहलाता है? तो लिख लेंगे दाखिल खारिज। क्या कहलाता है? दाखिल खारिज। खारिज दाखिल नहीं, दाखिल पहले होता है, दाखिल खारिज। क्या कहलाता है? दाखिल खारिज। ध्यान से समझिए, दाखिल खारिज कह रहा है कि भूमि के कब्जे या मालिकाना हक में परिवर्तन क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ खेत है और यह खेत मैं दूसरे को बेच रहा हूं, तो उससे कुछ शुल्क अपने लूंगा, कुछ पैसा अपने लूंगा और अपने खेत को उसको बेच दूंगा। तो उसको तो एक वैलिड पेपर चाहिए ना, उसको एक वैलिड पेपर चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। उस वैलिड पेपर पर मेरा पूरा हक हटाकर, मेरा पूरा नाम हटाकर अब किसका नाम पड़ेगा? उस व्यक्ति का नाम पड़ेगा। तो मेरा जो पहले दाखिल था, मेरा जो पहले नाम दाखिल था, ओके खारिज किया जाएगा। मेरा जो नाम था, ओके पहले जो दाखिल था उस जमीन पर, उसको खारिज किया जाएगा और उसके बाद उसका नाम दाखिल किया जाएगा। पहले खारिज करके दाखिल किया जाएगा, उसी को बोलते हैं दाखिल खारिज। क्या बोलते हैं? दाखिल खारिज। ध्यान से समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की भूमि खरीदता है तो पहला व्यक्ति जो बेचता है उसका मालिकाना हक हट जाता है और दूसरे व्यक्ति का मालिकाना हक आता है। उस क्रिया को परिवर्तन करना क्या कहलाता है? दाखिल खारिज। क्या कहलाता है? दाखिल खारिज। और याद रखिएगा कि भूमि बेचने के 45 दिनों बाद, 45 दिनों बाद हम दाखिल खारिज करा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं। 45 दिनों, डेट याद रखें, 45 दिनों। 45 दिनों तक उस भूमि पर कोई आपत्ति नहीं आई, किसी भी प्रकार का कोई रोक छोक नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं? दाखिल खारिज करा सकते हैं। क्लियर? दाखिल खारिज करा सकते हैं। क्लास आपका बस छोटा सा क्लास था, उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताने का प्रयास किया हूं। लगभग चीजें आपको समझ भी आ गई होगी, है ना? लगभग चीजें आपको समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आया होगा ना तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। रेगुलर क्लास रहेगा, पर डे क्लास रहेगा, 9-10 बजे के आसपास रेगुलर क्लास रहेगा। आप देखिए, क्वेश्चन तैयार करिए, एक भी क्वेश्चन प्रयास होगा कि बाहर ना जाए, है ना? बस बनिए चैनल से, देखिए रेगुलर हो गया, शुरू हो गया प्रक्रिया रोज डेली बाय डेली स्टार्ट। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा दीजिएगा, यह आपका काम है। ठीक है, थैंक यू।